गुड मॉर्निंग बेटा, दिस इज उमर हाथ और हम पढ़ रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का। हम बेटा थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं बेटा सेक्सुअल। हालांकि सेकंड चैप्टर में आता है, लेकिन बिकॉज हमने बीच में बेटा वो और एक चैप्टर पढ़ लिया था तो इसलिए मैं थर्ड बता रहा हूँ। तो हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा एनसीईआरटी बायोलॉजी का, क्लास 12 बायोलॉजी का। बॉटनी के अंदर हम बेटा पढ़ रहे हैं, जोलॉजी में हमने ऑलरेडी कुछ चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई है एंड बॉटनी में हम आज पढ़ रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको याद हो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक मेजर और इम्पोर्टेंट पोर्शन फिनिश किया था, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, फ्लावर के बारे में पढ़ा था, हमने फ्लावर के टाइप्स के बारे में सेक्सुअल, एसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, सेसाइल एंड पेडिसिलेट फ्लावर्स के बारे में हमने बात करी थी। फिर हमने फ्लावर्स की वर्ल्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने 2 एसेसरी वर्ल्स देखी थी एंड 2 रिप्रोडक्टिव वर्ल्स देखी थी। एसेसरी वर्ल होता था बेटा कैलेक्स एंड करोला एंड रिप्रोडक्टिव वर्ल होता था बेटा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड फाइनली बेटा मेजरली हमने फिर फोकस किया था बेटा एंड्रोशियम के ऊपर, जहां पर हमने स्टैमिन के बारे में पढ़ा था, हमने स्टैमिन के अंदर एंथर के बारे में पढ़ा था, फिलामेंट के बारे में पढ़ा था एंड फाइनली हमने बेटा एंथर को ज्यादा फोकस किया था। तो हमने एंथर का स्ट्रक्चर देखा था, एंथर का फॉर्मेशन देखा था और हमने देखा था कि एंथर के अंदर बेटा कितनी वॉल लेयर्स होती है, टैपेटम का मतलब क्या है, मिडल लेयर का मतलब क्या है एंड एंडोशियम का एंडोथीशियम का मतलब क्या है एंड एपिडर्मिस का मतलब क्या है। तो हमने ये वॉल लेयर्स भी अच्छे से समझ ली थी। अब किसी बच्चे ने बेटा मेरे को क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग द टैपेटम। उन्होंने बोला सर आपने लास्ट में लेक्चर पे बोला था कि टैपेटम पॉलीप्लॉइड होता है और पॉलीप्लॉइड का मतलब क्या है, और आपने एक स्लाइड दिया था जिसमें एमोबॉइड टैपेटम एंड सिक्रीटरी टैपेटम कुछ ऐसा लिखा था, वो हमको समझ नहीं आया। तो मैं वो बता देता हूँ बेटा होता क्या है। मैंने आपको बोला था कि टैपेटम जो होता है बेटा, टैपेटम वो वॉल लेयर होती है जो सबसे नजदीक पाई जाती है किसके बेटा, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स की। बिकॉज टैपेटम वो वॉल लेयर है बेटा जो सुपोरेंजिया के बाहर पाई जाती है। जैसे आप टैपेटम के अंदर जाएंगे ना तो आपको सुपोरोजिनियस सेल्स मिलती है, मतलब आपको वो सेल्स मिलेंगी बेटा जो किसके लिए जरूरी है, जो फॉर द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन जरूरी है। माइक्रोस्पोर बनाने के लिए बेटा हमको क्या चाहिए, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन चाहिए बेटा, या डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए बेटा क्या होता है, टैपेटम जो है ये ज्यादा न्यूट्रिशन बनाने के लिए या ज्यादा फूड बनाने के लिए ये अपने डीएनए के अमाउंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बिकॉज जब टैपेटम की सेल्स के पास डीएनए का अमाउंट इंक्रीज होगा ना तो ज्यादा डीएनए क्या करेगा बेटा, ज्यादा एमआरएनए फॉर्मेशन करेगा, ज्यादा एमआरएनए बनेगा तो ज्यादा प्रोटीन्स बनेंगे, ज्यादा एंजाइम्स बनेंगे। सो जस्ट इसलिए कि मतलब टैपेटम सबसे नजदीक पाया जाता है बेटा डेवलपिंग माइक्रोस्पोर के, एंड डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को बेटा न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए। जब फूड की अवेलेबिलिटी बेटा, जब फूड की नीड बेटा माइक्रोस्पोर में बढ़ जाती है तो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड नीड ऑफ फूड बाय माइक्रोस्पोर्स, टैपेटम को क्या करना पड़ता है बेटा, उसको अपनी सेल्स को पॉलीप्लॉइड बनाना पड़ता है। बिकॉज जब टैपेटम की सेल्स पॉलीप्लॉइड बनेंगी ना तभी ज्यादा वो क्या करेंगी बेटा, प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगी या बाकी मटेरियल्स का फॉर्मेशन ज्यादा करेगी। यही रीजन है टैपेटम क्या है बेटा, टैपेटम सिंगल ऐसी वॉल लेयर है बेटा एंथर में जो क्या होती है बेटा, जो पॉलीप्लॉइड होती है। अब ऐसा टैपेटम जो फूड को ज्यादा बनाने के लिए खुद को पॉलीप्लॉइड बनाएगा, ठीक है, ऐसा टैपेटम जो फूड की डेवलपमेंट को, फूड की फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए बेटा खुद को क्या करेगा, पॉलीप्लॉइड बना लेगा। ऐसे टैपेटम को हम नाम देते हैं, मैं इधर लिख देता हूं बेटा, ऐसे टैपेटम को हम बोलते हैं एमोबॉइड, इसको बेटा एमोबॉइड टैपेटम बोलते हैं, ठीक है ना। तो एमोबॉइड टैपेटम कैसा टैपेटम होता है, एमोबॉइड टैपेटम वो टैपेटम होता है जो माइक्रोस्पोर को फूड प्रोवाइड करने के लिए खुद को क्या बनाता है बेटा, पॉलीप्लॉइड बनाता है, इसको एमोबॉइड टैपेटम बोलते हैं, ठीक है ना। अब कुछ टैपेटम की सेल्स ऐसी होती है बेटा जो खुद को पॉलीप्लॉइड नहीं बनाती है, बल्कि वो क्या करेंगे बेटा, जैसे ही उनको लगेगा कि माइक्रोस्पोर को ज्यादा फूड की नीड है तो वो अपने इनर वॉल को बेटा, मतलब जो टुवर्ड्स माइक्रोस्पोर वॉल लेयर होगा ना उसको तोड़ देती है। जैसे उनका इनर वॉल टूटेगा ना तो अंदर से उनका पूरा साइटोप्लाज्म किसमें पहुंच जाता है बेटा, माइक्रोस्पोर्स के पास पहुंच जाता है और उनके साइटोप्लाज्म को माइक्रोस्पोर यूज करते हैं। मतलब वो अपने आप को सेक्रीफाइस करती है बेटा किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर के लिए। ऐसे टैपेटम को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको सिक्रीटरी टैपेटम बोलते हैं, इसको हम सिक्रीटरी टैपेटम बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद क्लियर हो गया बेटा, एमोबॉइड टैपेटम मीन जो पॉलीप्लॉइड होगा बेटा, सिक्रीटरी टैपेटम मीन जो खुद को ब्रेक करेगा, एंड न्यूट्रिशन बेटा जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा वो किसको प्रोवाइड करेगा बेटा, वो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को प्रोवाइड करेगा। और बहुत मतलब हम सब के लिए बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये चैनल मेरा नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स का चैनल है, ये आपका चैनल है बेटा, बिकॉज ये आपके लिए बना है।
और मेरे को कल बहुत खुशी की बात हुई कि ये जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन बेटा बांग्लादेश से एक स्टूडेंट ने पूछा है। तो मीन्स हमारी चैनल जो है बेटा, हमारी चैनल बांग्लादेश तक पहुंच गई। हम इंडिया में नहीं है अभी बेटा, हमारे कुछ स्टूडेंट्स बांग्लादेश के भी है, कुछ पाकिस्तान के भी है। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये जहीर, थैंक यू बेटा, जहीर स्टूडेंट का नाम है जिसने ये क्वेश्चन बेटा बांग्लादेश से पूछा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस कि आप बेटा इस चैनल को सीरियसली देख रहे हैं, ठीक है ना। और प्लीज जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, ये आपकी चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है बेटा। ये ग्रो कराना आपका काम, ग्रो कराना मतलब इसको आगे बढ़ाना आपका। अब आप आगे कैसे बढ़ाएंगे बेटा, आप मेहनत करके बढ़ाएंगे, आप रिजल्ट दे के बढ़ाएंगे इसको इंशाल्लाह आगे। एंड आई होप कि बेटा ये क्लियर हो गया कि एमोबैट का मतलब क्या होता है, सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है। अब और एक चीज मैं बता देता हूँ बेटा जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो याद रखिए, जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये है कि मैंने बेटा आपको बोला था कि एंथर जो होता है बेटा, एंथर की वॉल लेयर जो होती है, कौन कौन सी वॉल लेयर होती है बेटा। सबसे पहले एंथर की वॉल लेयर होती है एपिडर्मिस। एंथर की वॉल लेयर जो होती है सबसे बाहर वाली बेटा, वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के बाद बेटा सेकेंड वॉल लेयर जो होती है बेटा, इसको एंडोथीशियम बोलते हैं, ये सेकंड वॉल लेयर होती है बेटा। थर्ड वॉल लेयर जो होती है बेटा, वो होती है मिडल लेयर। एंड लास्ट वॉल लेयर जो होती है बेटा, वो होता है टैपलम, मतलब जो सबसे अंदर वाली वॉल लेयर होती है वो होता है टैपलम, ठीक है ना। अब याद क्या रखना आपको बेटा, आपको याद रखना है एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है ना बेटा, ये डिप्लॉयड सेल्स होती है। दे आर 2N सेल्स, दे आर डिप्लॉयड सेल्स बेटा। एपिडर्मिस डिप्लॉयड होगा, एंडोथीशियम भी डिप्लॉयड होता है, मिडल लेयर भी डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना। एंड टैपेटा मैंने अभी बोला बेटा, ये क्या होता है, ये पॉलीप्लॉयड होता है बेटा, ठीक है ना। इसको मैं पॉलीप्लॉयड लिखता हूं, मतलब ये ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड हो सकता है, ये पॉलीप्लॉयड होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, ये सारे स्ट्रक्चर्स किसके हैं बेटा, ये सारे स्ट्रक्चर्स एंथर के हैं। तो एम्स के अंदर बेटा, नीट के अंदर भी है, एम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट के अंदर वो कौन सा पार्ट है जिसको अगर हम आर्टिफिशियली टिश्यू कल्चरिंग करा दें, प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जिसका अगर हम आर्टिफिशियली टिश्यू कल्चरिंग करा दें तो उसकी आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चरिंग की वजह से हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं। तो मतलब प्लांट का वो कौन सा हिस्सा है, अगर आप उसकी सेल को बेटा लैब के अंदर टिश्यू कल्चर करा देते हो, आर्टिफिशियली ग्रो करा देते हो, तो उस पार्ट के ग्रो होने की वजह से प्लांट्स बनेंगे। लेकिन वो प्लांट्स बेटा हैप्लॉइड भी होंगे, डिप्लॉइड भी होंगे एंड पॉलीप्लॉइड भी होंगे। तो वो कौन सा हिस्सा है बेटा प्लांट का, वो हमारा एंथर होता है। तो एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बेटा, एंथर वो हिस्सा होता है एक प्लांट की बॉडी का जिसको अगर आप टिश्यू कल्चरिंग करा देते हो तो इसकी टिश्यू कल्चरिंग की वजह से आपको हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड प्लांट्स मिल सकते हैं। कैसे बेटा, जैसे अगर आप एपिडर्मिस की सेल को टिश्यू कल्चर करा देते हो तो आपको बेटा डिप्लॉइड प्लांट मिलेगा। एंडोथीशियम डिप्लॉइड, मिडल लेयर डिप्लॉइड, टैपेटम पॉलीप्लॉइड, ठीक है ना। टैपेटम के अंदर क्या था बेटा, आपको पता है टैपेटम के अंदर माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर था बेटा, टैपेटम के अंदर माइक्रोस्पोर था। और माइक्रोस्पोर कैसा होता है, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है बेटा। तो मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट की वजह से आप किसी भी प्लॉइड लेवल के प्लांट को क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बेटा, और इसको याद भी रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए, ये तो मैं लास्ट टॉपिक की बात कर रहा था, ठीक है ना, ये कुछ चीजें लास्ट टॉपिक से रिलेटेड थी बेटा। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा, ठीक है, वो हमारा लेक्चर 2 होगा बेटा ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज के लेक्चर में हम बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले जो 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 12th में एग्जाम में पूछा जाता है। एंड टॉपिक जो हमारा है आज का बेटा, दैट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। सो आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, ठीक है ना। अब आपको डेफिनेशन से पहले समझ आ गया होगा बेटा व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसीजर है बेटा प्लांट्स की बॉडी के अंदर, मेल पार्ट ऑफ प्लांट की बॉडी के अंदर बेटा, जिस प्रोसीजर की वजह से, जिस
प्रोसेस की वजह से बेटा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स होगा। जिन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं बेटा। तो मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्लांट के एंथर के अंदर बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से प्लांट क्या करता है बेटा, हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। जिन हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। यहाँ पे मेरी टर्मिनोलॉजी पे बेटा थोड़ा ध्यान देना, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्लांट ने गेमीट बनाया, यहाँ पे प्लांट ने मेल गेमीट बनाया, नहीं, मैं बोल रहा हूँ बेटा प्लांट ने माइक्रोस्पोर बनाया। बिकॉज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स बेटा, मैंने बोला था हायर प्लांट्स का बेटा लाइफ साइकिल हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होता है, इनमें हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज बराबर होती है। रीजन क्या बेटा, इसका रीजन ये है कि ये जब डिप्लॉइड सेल को मियोसिस में बेटा, ये जब बेटा अपनी डिप्लॉइड मदर सेल को मियोसिस से बेटा हैप्लॉइड में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बेटा डायरेक्टली गेमीट नहीं बनता है। वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बनता है ना बेटा, वो सबसे पहले स्पोर बनता है, फिर उस स्पोर का बेटा बाद में डेवलपमेंट होगा, फिर उस स्पोर में बेटा बाद में अलग अलग प्रकार की चेंज आएंगी बेटा, मॉडिफिकेशंस आएंगी, फिर वो आगे जाके बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गेमीट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की वजह से जो सेल बनेगा ना, वो गेमीट नहीं है बेटा, वो क्या है, वो माइक्रोस्पोर है बेटा, ठीक है ना। और इस माइक्रोस्पोर का बाद में मॉडिफिकेशन होगा, इसमें चेंज आएंगी, एंड चेंज के बाद बेटा फिर यही माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मेल गेमेटिक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, क्लियर दिमाग में बिठा देना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ अ सेल दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोर। Microspore is not the male gamete of plant cells, is not the male gamete of and is not the male gametic part of androecium. However, it is the first cell of male gametophytic generation that will later on lead to the formation of male gamete. मतलब माइक्रोस्पोर जो है ये खुद मेल गेमेट नहीं है, लेकिन ये मेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन। मतलब आगे जो मेल गेमेट्स बनेंगे, तो उस मेल गेमेट बनने की जो फर्स्ट जनरेशन होगी, जो पहली जनरेशन होगी, उस जनरेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट करता है। और इस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो मैं एक लाइन में दोबारा से बता देता हूं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से हम क्या करते हैं, हम मेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन की पहली सेल को बनाते हैं। जिस पहली सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन को हम क्या नाम देते हैं, हम माइक्रोस्पोर नाम देते हैं। बाद में इस माइक्रोस्पोर को हम मॉडिफाई करेंगे, इसके अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन लाएंगे, चेंज लाएंगे। जब ये मॉडिफाई होगा, जब ये चेंज होगा, बाद में यही माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाता है, यही माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। जिस पोलन ग्रेन के अंदर फिर बाद में मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा, वो हम आगे देखेंगे मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, पोलन ग्रेन कैसे बनता है, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट कैसे होता है। क्लियर है ना। तो मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चा समझेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कैसे है और कौन सी सेल्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। देखिए, अगर आपको लास्ट का टॉपिक याद हो, मैंने आपको, हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज हो या आपने पढ़ा हो, उसको रिवाइज किया हो उस टॉपिक को, तो हमने एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था बच्चा, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था। फिर हमने यहाँ पे टैपेटम बनाया था, अगर आपको याद है, इधर हमने टैपेटम बनाया था, चारों जगह पे टैपेटम था हमारा ऐसे, और यहाँ पे हमारा कनेक्टिव था जो बीच में इसको ऐसे जोड़ रहा था ऐसे। और हमने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था, हमने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया था बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, and this bilobed tetrasporangiate structure is known as anther। इसको हमने एंथर बोला था, ठीक है ना। अब एंथर के अंदर आपने देखा था कि एंथर के अंदर जो टैपेटम है, टैपेटम के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती थी, जो सेल्स डिप्लॉइड सेल्स थी, जिनका फॉर्मेशन शुरुआत में जब हमने देखा था, एंथर बनाया था, तब हुआ था फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनका फॉर्मेशन हुआ था। और मैंने इन सेल्स को नाम दिया था प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। तो हमने इनको नाम दिया था प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। याद है ना आपको, क्लियर है ना बच्चा। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको बोला था एंथर होता है, एंथर के 2 लोब्स होते हैं, 4 स्पोरेंजिया होते हैं,
स्पोरेंजिया की वॉल को टैपेटम बनाता है एंड टैपेटम के अंदर कुछ स्पेशल डिप्लॉयड सेल्स पाई जाती है जो मेरिस्टेमेटिक सेल से बन के आई हुई है, जिन डिप्लॉयड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बोलते हैं। क्लियर है ना? अब ध्यान से देख लीजिए बेटा होता क्या है। अगर मैं खाली यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके अगर मैं यहाँ पे खाली प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स को बना लूं, इमेजिन करते हैं कि हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स को। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे कुछ प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बनाता हूँ, तो ये है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल ऐसे, ये और एक प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है, ये और एक है, ये और एक है, इधर और एक बना लेते हैं, इधर और, तो ये है, ये सारी सेल्स कौन सी है, ये है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। इनको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, तो दे आर प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। ये है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। क्लियर है? अब होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टाइम आएगा, जैसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन का टाइम पहुंच जाएगा प्लांट के अंदर, यानी अब प्लांट तैयार है माइक्रोस्पोर बनाने के लिए, तो ड्यूरिंग दिस टाइम कि जब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस शुरू होगा, होता क्या है बच्चा, होता ये है कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स है दे बिहेव एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बिहेव पे ध्यान देना। मैंने आपको बोला कि जैसे ही व्हेन द टाइम ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रीच, जैसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टाइम आएगा, होगा क्या बेटा कि जो इनसाइड टैपेटम प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स बैठी हुई थी, दीज सेल्स विल बिहेव एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि अब ये बिहेव कर रही है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या हम कैसे देख सकते हैं कि क्या ये स्पोरोजेनियस सेल है, क्या ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है? बिकॉज स्पोरोजेनियस सेल भी डिप्लॉयड है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि ये अभी बिहेव नहीं कर रहा है एज माइक्रोस्पोर मदर सेल या ये बिहेव कर रहा है एज माइक्रोस्पोर मदर सेल? इस चीज को समझने के लिए बेटा आपको एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि जब ये सेल्स, कौन सी सेल्स बेटा, प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स, जब ये टैपेटम के अंदर पाई जाती है एंड व्हेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स, तो इनका कैरेक्टर क्या होता है बेटा, जब ये प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स की फॉर्म में होती है, इनके बीच में बेटा कुछ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाते हैं, ऐसे जिनको मैं बना रहा हूं रेड कलर से, इनके बीच में बेटा कुछ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाते हैं ऐसे, और ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस क्या करते हैं, ये इन सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है ना? अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, इधर भी है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो बिटवीन द सेल्स क्या है बेटा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, मतलब हर एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ा हुआ है, और वो स्ट्रक्चर बेटा जो इस साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ के रख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है ना? एनसीईआरटी में मैं इसीलिए आपको हमेशा बोलता हूं बेटा, खाली एनसीईआरटी पढ़ने से आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें बेटा लिमिटेड लिखी है, तो हमको उसी लिमिटेड पोर्शन को क्या करना पड़ता है बेटा, खोलना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बेटा खाली एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ना, उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलना, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। तो एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है बेटा जो उन छुपी चीजों को क्या करेगा बेटा, अनफोल्ड करेगा। जो छुपी हुई चीजें बेटा, जो फोल्डेड चीजें एनसीईआरटी में, उनको हमें अनफोल्ड करके समझाना पड़ता है, और जब आप उसको समझते हो ना बेटा, फिर एनसीईआरटी को आप रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा था बेटा कि हो क्या रहा है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स था टैपेटम के अंदर जिसको हमने स्पोरोजेनियस सेल नाम दिया था। ये स्पोरोजेनियस सेल डिप्लॉयड सेल है। अब टाइम आया प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोर बनाने का, तो ये डिप्लॉयड स्पोरोजेनियस सेल्स क्या करती है, ये बिहेव करती है, दे एक्ट एज अनदर टाइप ऑफ सेल, और उस अनदर टाइप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, या शॉर्ट में एमएमसी सेल्स बोलते हैं बेटा। क्लियर है ना? अब हमको कैसे पता चलेगा इट इज बिहेविंग एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो उसके लिए हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब ये सेल्स बेटा इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स होती है, मतलब व्हेन दे आर बिहेविंग एज प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स, तब क्या होता है बेटा, तब इनके बॉडी के अंदर या इनकी सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाते हैं, जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पे हम और एक चीज करेंगे, ये आपको पता है यहाँ पे क्या होगा बेटा, बाहर से टैपेटम का कवर होगा, तो यहाँ पे मैं टैपेटम का कवर बना देता हूँ, तो ये बाहर से टैपेटम का कवर प्रेजेंट रहता है ऐसे, ऐसे, ठीक है?
अब होगा क्या, when these cells will behave as माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब ये बिहेव करेगी एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो होगा क्या बेटा, होगा ये जो इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा था, दिस प्लाज्मोडेस्माटा विल बी ब्रोकन डाउन। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा सेल्स के बीच में था, इस प्लाज्मोडेस्माटा को बेटा तोड़ दिया जाता है, इसको ब्रेक कर दिया जाता है। जैसे ही अब आप बोलेंगे सर ब्रेक कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड का यूज करते हैं, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसको हम कैलोस बोलते हैं बेटा, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, अल्फा ग्लूकोज कैलोस बोलते हैं। और कैलोस की डिपोजिशन की वजह से प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस क्या हो जाती है, टूट जाती है। जैसे ही स्पोरोजेनियस सेल्स के बीच में बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैलोस प्लाज्मोडेस्माटा ब्रेक होगा, प्लाज्मोडेस्माटा टूटेगा। अब ऐसी पर्टिकुलर सेल्स जिनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन नहीं है, जिनके ऊपर डिपोजिशन ऑफ कैलोस है बेटा, ऐसी पर्टिकुलर सेल्स को अब हम क्या बोलते हैं, दे आर नाउ नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। मींस ये सेल्स है बेटा सेम सेल्स ही है, कुछ अलग है नहीं। ये सेल है बेटा, दीज आर द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर। ये सेल है, ये और एक सेल है, ये और एक सेल है, और ये और एक सेल है। अब एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन क्या आया, एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन बस इतना आया कि इनके बाहर डिपोजिशन हुआ बेटा एक मटेरियल का, और मटेरियल का नाम है कैलोस। तो यहाँ पे कैलोस का डिपोजिशन हो जाएगा। जैसे ही कैलोस का डिपोजिशन होगा तो ये सेल्स क्या हो जाती है, ये सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, ये अलग हो जाती है। जैसे ही अलग हो जाएंगी, नाउ दे आर नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज MMC, और दे आर आल्सो नोन एज मियोसाइट्स। ये बन गई बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, समझ गए ना। तो याद रखना है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड स्पोरोजेनियस सेल में डिफरेंस क्या होता है। हम कैसे बता सकते हैं कि ये सेल माइक्रोस्पोर है, मदर सेल है, एंड ये सेल स्पोरोजेनियस सेल है। स्पोरोजेनियस सेल भी डिप्लॉयड होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होती है। डिफरेंस बस इतना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता है बल्कि कैलोस होता है, एंड स्पोरोजेनियस सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होता है लेकिन कैलोस नहीं होता है। क्लियर है ना। अब जैसे हमारी प्लांट्स के अंदर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, अब क्या होगा, अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस। इसके अंदर मियोसिस होगा, मतलब हर एक सेल के अंदर मियोसिस होगा। यहाँ पे आपको 6 सेल्स दिखाई दे रही है, हर एक सेल के अंदर मियोसिस होगा। और जब मियोसिस होगा आपको पता है यहाँ पे 4 सेल, यहाँ पे 4 सेल्स ऐसे बन गई, इस तरीके से 4 सेल्स बन गई, और इन चारों सेल्स के बाहर होगा बेटा कैलोस का लेयर। तो ये कॉमन लेयर ऑफ कैलोस बाद में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में कैलोस पाया जाता है। तो इन पर्टिकुलर सेल्स को अब हम क्या बोलते हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स है, दे आर हैप्लॉइड सेल्स। तो यहाँ पे एन लिख देता हूं मैं, हैप्लॉइड सेल्स, एंड नाउ दीज हैप्लॉइड सेल्स आर नोन एज माइक्रोस्पोर्स। समझ आया। ये मैंने आपको अभी आउटलाइन बता दिया, इसको हम थोड़ा भी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो आपने याद रखा होता क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 12th के लिए भी, नीट के लिए भी। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर जहां पे एक डिप्लॉयड स्पोरोजेनियस सेल बिहेव करेगी एज माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय ब्रेकिंग डाउन इट्स साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, एंड लेटर ऑन क्या होगा, जब प्लाज्मोडेस्माटा ब्रेक होगा, these cells will behave as microspore mother cells। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड सेल होती है, एंड ये पार्टिसिपेट करेंगी मियोसिस के अंदर। और याद रखना बेटा, वो डिप्लॉयड सेल्स जो पार्टिसिपेशन लेती है किसके अंदर, मियोसिस के अंदर, these such type of cells are known as मियोसाइट्स। इसको मियोसाइट क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये वो सेल है जो आगे जाके मियोसिस में भाग लेगी, मियोसिस में पार्टिसिपेट करेगी। जैसे ही इन सेल्स का मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा, they will form 4 haploid cells, and these 4 haploid cells are known as microspores, or we can also call it as microspore tetrad। Is it okay? So this is formation of microspore, and this is our first part, that is microsporogenesis। तो I hope आपको microsporogenesis अच्छे से समझ आ गया होगा कि microsporogenesis क्या है एंड microsporogenesis में एक्चुअली होता क्या है।
तो ये याद रखना बेटा, जहां यहाँ पे जो मियोसिस होती है ना, अब इस मियोसिस की वजह से गेमेट नहीं बना, इस मियोसिस की वजह से स्पोर बना, तो इस वजह से बेटा इस मियोसिस को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम स्पोरिक मियोसिस बोल सकते हैं। तो याद रखना ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सी मियोसिस होती है, वहां पे स्पोरिक मियोसिस होती है, ना कि गेमेटिक मियोसिस। क्लियर है ना? बिकॉज अगर यहाँ पे गेमेटिक मियोसिस होता फिर डायरेक्टली मेल गेमेट बनता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मेल गेमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बल्कि किसका फॉर्मेशन हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, जिस स्पोर को हम क्या कहते हैं, जिस स्पोर को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्लियर है ना? कितने माइक्रोस्पोर्स बने, 4 माइक्रोस्पोर्स बने। तो बताओ बच्चा मेरे को, क्या ये 4 माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हैं कि एक साथ है? आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं, क्या ये ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, बाद में तो ये अलग हो जाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर आप देख सकते हो ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं, और इनको जोड़ कौन रहा है बाहर से, इनको वही कैलोस का वॉल जोड़ रहा है जो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया था। तो ऐसे माइक्रोस्पोर्स जो नंबर में 4 हो और एक साथ जुड़े हुए हो, ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, इसको माइक्रोस्पोर टेट्रेड बोलते हैं, TETRAD। तो माइक्रोस्पोर टेट्रेड का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स which are joined together with the help of callose deposition। तो ऐसी पर्टिकुलर 4 माइक्रोस्पोर्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्रेड बोलते हैं। एंड ओवरऑल इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर है ना बच्चा? तो आपने याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। आंसर से शुरू करते तो मैंने आपको बताया द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, किससे बेटा, फ्रॉम पोलर मदर सेल्स। आप यहाँ पे बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल लिख सकते हैं, या इसका और एक नाम बेटा इधर यहाँ पे पोलर मदर सेल इसको बोलते हैं, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलर मदर सेल्स, और पोलर मदर सेल्स PMC, you can write it as PMC, polar mother cells. So what is microsporogenesis? Microsporogenesis is the formation of 4 microspores from polar mother cell, which is also known as meiocyte, which is also known as microspore mother cell or MMC, through meiosis. Which meiosis? Sporic meiosis is known as microsporogenesis. So microsporogenesis is a process which leads to the formation of 4 haploid cells called microspores by the process of sporic meiosis from diploid microspore mother cell or polar mother cell. Okay. Now, important thing which I have already told you is that these microspores are not male gametes, but very important. I have written down it here. This is very important. These microspores are the first cells. These are the first cells of, this is important, of male gametophytic generation, of male gametophytic generation, of male gametophytic generation. Okay, so microspore is not male gamete, but it is first cell that will later on lead to the formation of male gamete. Now many students have a lot of confusion between what is a sporophyte and what is a gametophyte. जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनको तो ऑलरेडी पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं चैनल बेटा, उनके लिए मैं सिंपल में एक ट्रिक बताता हूं जो आपको याद रखना है। गेमेटोफाइट बेटा वो पार्ट ऑफ लाइफ स्पैन होता है बेटा एक प्लांट का, या वो हिस्सा होता है बेटा लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट का, जहां पे प्लांट की बॉडी बेटा हैप्लॉइड स्टेट में मिलेगी। अगर प्लांट की बॉडी में बेटा कोई पार्ट हैप्लॉइड स्टेट में मिलता है, दैट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच इज हैप्लॉइड इन नेचर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम गेमेटिक पार्ट, गेमेटोफाइटिक पार्ट बोलते हैं, या उन पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं। यानी शॉर्ट में याद रखें, गेमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड नेचर ऑफ प्लांट को हम बेटा गेमेटोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट क्या होता है बेटा, वो डिप्लॉइड पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी जो होता है बेटा, उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो हैप्लॉइड part of life cycle in plant is known as gametophyte, and diploid part of life cycle in plant is known as sporophyte. As you can see, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन इस माइक्रोस्पोर को बनाने का बेटा, इस माइक्रोस्पोर को बनाने का मकसद क्या था, बिकॉज यही माइक्रोस्पोर बाद में क्या देगा हमको बेटा, मेल गेमेट दे देगा। अभी मेल गेमेट नहीं बना है, लेकिन बाद में इसी से मेल गेमेट बनेगा।
तो पहली वो सेल प्लांट की बॉडी के अंदर बेटा जो सबसे पहली हैप्लॉइड सेल है बेटा वो कौन सी है, वो माइक्रोस्पोर है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड जनरेशन की पहली सेल कौन सी है, हैप्लॉइड जनरेशन की पहली सेल कौन होती है बेटा, वो माइक्रोस्पोर होती है। क्लियर है ना। तो मतलब यहां से आगे जाके फिर हैप्लॉइड सेल्स बनना शुरू होंगी, लेकिन सबसे पहली हैप्लॉइड सेल कौन है बेटा, सबसे पहली हैप्लॉइड सेल माइक्रोस्पोर है, फिर दूसरी पोलन ग्रेन होंगी और उसके बाद फिर बेटा क्या बनेगी, मेल गेमेट्स बनेंगे बेटा। हम आगे पर जनरेटिव सेल बनेगा, फिर वो डिवाइड करके बेटा मेल गेमेट बनाएंगे। तो अभी याद रखना है कि हैप्लॉइड जनरेशन का फर्स्ट सेल क्या होता है, वो होता है माइक्रोस्पोर बेटा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसे डिफरेंस देखना है बेटा कि स्पोरोजिनियस सेल कौन सी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन सी है, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। क्लियर है ना। तो ये प्रोसेस है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, जो हमने अच्छे से समझ लिया एंड आई होप आपको बेटा ये अच्छे से याद भी रहेगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा और एक काम, हम देखेंगे कि ओवरऑल एंजियोस्पर्म्स के अंदर, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स का प्रॉपर्टी है बेटा, ओवरऑल एंजियोस्पर्म्स के अंदर कितने टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राइड में बेटा हमेशा 4 माइक्रोस्पोर्स होंगे, लेकिन इन 4 माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट कैसा होगा बेटा, क्या ये सीधे लाइन में होंगे, क्या ये अलग अलग शेप में होंगे, तो किस शेप में माइक्रोस्पोर को अरेंज किया जाता है इनसाइड अ प्लांट। ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राइड इन अ प्लांट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स, और एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं बेटा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसको हम रब कर देते हैं बेटा। हम आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ एंड वो है बेटा अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राइड। ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोर को हमने समझ लिया अच्छे से। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट पे बेटा, वो है माइक्रोस्पोर टेट्राइड अरेंजमेंट। माइक्रोस्पोर टेट्राइड अरेंजमेंट। माइक्रोस्पोर टेट्राइड अरेंजमेंट। ठीक है ना। सबसे पहला अरेंजमेंट जो हम देखने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट है बेटा, इधर से शुरू कर देता हूं। ठीक है ना। पहला जो अरेंजमेंट हम पढ़ने वाले हैं बेटा, ये फर्स्ट अरेंजमेंट है एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो प्लांट्स में देखने को मिलता है, और इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राइड। अब याद रखना बेटा कि टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राइड जो होता है बेटा, ठीक है ना, इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स होंगे। पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं बेटा। 4 माइक्रोस्पोर्स होंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स होंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में मिलते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में मिलते हैं। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन एंजियोस्पर्म्स। तो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो प्लीज ये याद रखना, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा कौन सा होता है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसे दिखता है बेटा, इसको हम यहां पर ड्रॉ करेंगे।
ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर एंड बाहर से क्या होगा, बाहर में कैलोस की लाइनिंग होगी। तो ये बेटा ऐसे, ये बेटा आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है ना। अब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, मैंने आपको अभी लिखाया था इसमें 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं, लेकिन डायग्राम में अगर आप देखोगे बेटा, मैंने डायग्राम में खाली 3 माइक्रोस्पोर्स बनाए। अब मैंने 3 क्यों बनाया बेटा, बिकॉज जो नीचे वाला माइक्रोस्पोर है ना, ये वाला जो माइक्रोस्पोर है बेटा, ये कुछ ऐसे है बेटा, ये कुछ ऐसा है। ये आपको बेटा, जैसे मैं आपको मार्कर दिखा रहा हूँ, आपको कितने मार्कर शो हो रहे हैं बेटा, आपको 1 मार्कर शो हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके अगर मैं इसको बेटा ऐसे वर्टिकली ले आऊं तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या बेटा, जो सबसे नीचे वाला माइक्रोस्कोप है ना, इसका और एक बेटा इसके बैकग्राउंड में, मतलब इसके पीछे बेटा, जो हम यहाँ पे शो नहीं कर पा रहे हैं, तो ओवरऑल नीचे 2 है बेटा, उसके ऊपर 2 है। तो अब नीचे वाले जो 2 है ना बेटा, वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, मतलब वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। तो एक्चुअली में वो 2 है, लेकिन दिखता हमको कितना है बेटा, 1 ही है। तो ओवरऑल कितने है बेटा, ओवरऑल 4 है, समझ गए ना। तो यहाँ पे 2 है नीचे एंड उसके ऊपर बेटा और 2 है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोलते हैं। एंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंड कभी कभी बेटा डायग्राम भी पूछा जाता है इंग्लिश एंड पेपर के अंदर बेटा। तो ये डायग्राम किसका बेटा, ये डायग्राम है टेट्राहेड्रल माइक्रोस्कोप अरेंजमेंट का डायग्राम है। और प्लीज याद रखना, ज्यादा टफ नहीं है बेटा, ठीक है ना। चले अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। एंड सेकंड है हमारा बेटा आइसोबाइलेटरल। इधर मैं लिख देता हूं, इधर लिख देते सेकंड बेटा, ये सेकंड है हमारा, दिस इज आइसोबाइलेटरल, बाइलैटरल, आइसोबाइलेटरल। मैं शॉर्ट में टेट्राहेड्रल लिख देता हूं बेटा, आप माइक्रोस्कोप ऐड कर देना। नेक्स्ट है बेटा आइसोबाइलेटरल टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। अब आइसोबाइलेटरल टेट्राहेड्रल के बारे में आपको याद रखना, दोबारा से बेटा एक चीज तो कॉमन है, 4 माइक्रोस्कोप होंगे बेटा, ठीक है ना। एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना बेटा, दिस इज, अच्छा इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज second most common type of arrangement, second most common type of arrangement इन एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर सबसे ज्यादा जो मिलेगा बेटा वो होगा टेट्राहेड्रल। एंड सेकंड नंबर पे क्या है बेटा, सेकंड नंबर पे है आइसोबाइलेटरल, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, इसको बाद में। तो सेकंड नंबर पे क्या है बेटा, सेकंड नंबर पे आइसोबाइलेटरल, ठीक है ना। आइसोबाइलेटरल का डायग्राम कैसा बेटा, तो इसको भी देख लेते हैं। इधर मैं डायग्राम बना देता हूं। तो इसका डायग्राम बेटा कुछ ऐसे है, तो ये है बेटा आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट। दिस इज आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 4 बेटा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, 4 माइक्रोस्कोप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे थे, लेकिन रिलेटिव में बेटा वहां पे भी कितने थे, वहां पे भी 4 है, ठीक है ना। इसके अलावा थर्ड देख लेते बेटा, 2 हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड हमारा है बेटा लीनियर, थर्ड है बेटा लीनियर टेट्राहेड्रल। लीनियर टेट्राहेड्रल नाम से आप समझ गए कि इसमें क्या होंगे बेटा, इसमें 4 माइक्रोस्कोप होंगे एंड दे विल बी इन लीनियर फैशन। तो मतलब कुछ ऐसा होगा बेटा, यहाँ पे इधर ही बना देता हूं मैं डायग्राम। तो ये ऐसे होंगे माइक्रोस्कोप बेटा, ये 4 माइक्रोस्कोप ऐसे है। इस अरेंजमेंट को बेटा लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। ये लीनियर अरेंजमेंट हो गया बेटा, ठीक है ना। तो इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टी शेप पे, इधर ही बना देता हूं बेटा, आपको इधर बना देता हूं बेटा। तो ये फोर्थ है बेटा हमारा टी शेप, टी शेप टेट्राहेड्रल।
टी शेप टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा होता है बेटा, इस तरीके का होता है, ठीक है ना। ऊपर दो सेल्स और नीचे लीनियरली दो सेल्स होती है, और अगर टी शेप दिख रहा है बेटा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको टी शेप टेट्राहेड्रल बोला जाता है बेटा, समझ गए ना। एंड लास्ट जो हमारा ये पहले क्लियर कर देना बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट ये दो याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा एंड ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब लास्ट का आता है बेटा, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको डिकसेट बोलते हैं बेटा। लास्ट वाला जो हमारा है फिफ्थ वाला, दैट इज डिकसेट टेट्राहेड्रल, that is डिकसेट टेट्राहेड्रल। आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा डिकसेट टेट्राहेड्रल। अब डिकसेट टेट्राहेड्रल कैसा है बेटा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें दो लार्ज सेल्स पाई जाती है ऐसे, ये दो लार्ज सेल्स ऐसे एंड दो स्मॉल सेल्स ऐसे होते हैं। ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है बेटा, ठीक है ना। एंड दिस इज डिकसेट टेट्राहेड्रल। तो ओवरऑल बेटा आपने कितनी फॉर्म्स ऑफ टेट्राहेड्रल देखी बेटा, इंपॉर्टेंट है हर एक फॉर्म बेटा। ओवरऑल आपने बेटा 5 टाइप्स ऑफ टेट्राहेड्रल देखे। सबसे पहले था बेटा टेट्राहेड्रल, जो इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट कॉमन टाइप होता है बेटा। ये इसका डायग्राम है बेटा, 2-3 आपको शो होते हैं लेकिन एक आपको शो नहीं होगा। आइसोबायलेटरल बेटा सेकंड मोस्ट कॉमन है, ये इसका चारों शो हो रहे हैं बेटा, ये आइसोबायलेटरल है बेटा। नेक्स्ट बेटा आइसोबायलेटरल, इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर आप कट करेंगे तो दोनों इक्वल पार्ट्स देंगे बेटा। आइसो मतलब इक्वली बेटा, बायलेटरल दो पार्ट्स बेटा, तो ये आइसोबायलेटरल कहता है। ये लीनियर टेट्राहेड्रल बेटा, चारों सीक्वेंस बेटा लीनियर टेट्राहेड्रल है। फिर उसके बाद टी शेप एंड फाइनली डिकसेट। तुम्हारे इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बेटा। टेट्राहेड्रल मतलब बेटा ये अरेंजमेंट जिसमें चार होंगे, एक शो नहीं होगा। लेकिन आइसोबायलेटरल मतलब इक्वली सेपरेट हो सकते हैं बेटा। लीनियर तो लीनियर ही हो गया, टी शेप तो बेटा टी शेप ही हो गया, एंड फाइनली डिकसेट। तो दीज ऑल आर द अरेंजमेंट्स ऑफ माइक्रोवेव, मतलब प्लांट्स के अंदर माइक्रोस्कोप टेट्राहेड्रल बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगी, तो वो इन शेप्स में बेटा अपने आप को क्या कर सकते हैं बेटा, अरेंज कर सकते हैं। दीज आर द शेप्स जिनके अंदर वो खुद को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली आपको पहले दो इंपॉर्टेंट याद रखने, टेट्राहेड्रल एंड आइसोबायलेटरल, जो कॉमन टाइप ऑफ एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं और ऑलरेडी बेटा नीट एंड एम्स में पूछे गए। क्लियर है ना। तो दीज आर अरेंजमेंट्स हम समझ लिए बेटा, टेट्राहेड्रल, आइसोबायलेटरल, लीनियर, टी शेप एंड डिकसेट। फर्स्ट टू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो इसके साथ बेटा ये अरेंजमेंट जो है ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अरेंजमेंट जो बेटा वो खत्म हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, अरेंजमेंट्स की कुछ एक्सेप्शंस है बेटा, और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो आपको याद रखना है कि मैंने अभी आपको बोला कि प्लांट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैंने आपको अभी बच्चा बोला कि एक प्लांट के अंदर आउट ऑफ दीज 5 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स कोई एक अरेंजमेंट हो सकता है। या तो प्लांट के अंदर टेट्राहेड्रल होगा, या तो आइसोबायलेटरल होगा, या तो लीनियर होगा, या तो टी शेप होगा, या तो डिकसेट होगा। मतलब एक सिंगल अरेंजमेंट हो सकता है प्लांट के अंदर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एक्सेप्शन है बेटा एरिस्टोलोकियम। एरिस्टोलोकिया एक प्लांट है, एरिस्टोलोकिया एक प्लांट है जिस प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स में या जिस प्लांट के अलग अलग एंथर्स के अंदर आपको अलग अलग तरीके की अरेंजमेंट्स ऑफ टेट्राहेड्रल्स मिलती है। मतलब ये एक ऐसा प्लांट है बच्चा जिसके अंदर अलग अलग एंथर्स में अलग अलग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट्स देखने को मिलेगी। मतलब फ्लावर एक ही है या प्लांट ऑफ एरिस्टोलोकिया एक ही है, लेकिन इस प्लांट के अंदर अलग अलग फ्लावर में बेटा अलग अलग है। किसी में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, किसी में आइसोबायलेटरल है, किसी में टी शेप्ड है, किसी में डिकसेट है, डैश एंड डैश। तो दैट मीन्स कि ये एक ऐसी कंडीशन है या ये एक ऐसा प्लांट है which possesses all 5 types of tetrad, all 5 types of microspore tetrad arrangements, tetrad arrangements,
मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चा, इसको इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉर्मली हर एक प्लांट के अंदर एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा माइक्रोस्पोर्स का, लेकिन पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपको ऑल 5 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स देखने को मिलेगी। इसके अंदर आइसोबायलेटरल भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, डिकैसेड भी हो सकता है, टी शेप भी हो सकता है, शॉर्ट में ऑल 5 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स देखने को मिलेगी। तो ये प्लांट कौन सा बेटा, दिस इज एरिस्टोलोकिया एंड एग्जाम के लिए प्लीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना। अब सेकंड आते हैं, वो है बेटा सेकंड एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अगेन, वो है साइप्रेसी फैमिली, साइप्रेसी फैमिली मतलब प्लांट्स ऑफ साइप्रेसी फैमिली। अब साइप्रेसी फैमिली इंपॉर्टेंट क्यों है इन रिलेशन टू दैट ऑफ टेट्रेड्स, बिकॉज नॉर्मली होता क्या है कि मेल प्लांट्स के अंदर, मतलब जब मेल पार्ट ऑफ प्लांट माइक्रोस्पोर जिसमें बेटा 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ध्यान से सुन लेना इस चीज को, ये थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली एंड मेल एंथर के अंदर जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, मतलब 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, क्लियर है ना। अब इन 4 माइक्रोस्पोर्स का कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन बनेंगे हमेशा 4, क्लियर है। अब होता क्या है, जितने भी प्लांट्स आपको एंजियोस्पर्म्स के दिखाई दे रहे हैं, सारे प्लांट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जब 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे ना, चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स बेटा जिंदा रहते हैं और चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स बेटा सर्वाइव करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इन ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और इन ऑल एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज होता क्या है बेटा, 4 माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म्ड एंड ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स आर surviving microspores, means all the 4 microspores will survive and they will later on form 4 pollen grains, clear है ना। ये सारे प्लांट्स पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट एक प्लांट की फैमिली का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम साइप्रेसी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज जब हम आगे जाके बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइटिक फर्स्ट जनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइटिक फर्स्ट जनरेशन जब हम पढ़ेंगे, जिसको मेगास्पोर बोलते हैं। तो प्लांट्स के अंदर यूनिवर्सली बेटा सारे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जब 4 मेगास्पोर्स बनेंगे ना, 4 मेगास्पोर्स में बेटा हमेशा 3 की डेथ हो जाती है, 1 सर्वाइविंग होता है। ये फीमेल के अंदर कॉमन है, फीमेल के अंदर कॉमन हमेशा क्या होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 में 3 का डेथ हो जाता है, 1 बच जाता है। लेकिन ये मेल वाले हिस्से में नहीं देखने को मिलता है, मेल में हमेशा चारों बच जाते हैं, समझ आ रहा है। फीमेल में 4 मेगास्पोर बनेंगे थ्रू मियोसिस, 4 में से 3 की डेथ हो जाएगी, 1 बच जाएगा, हम उसको आगे देखेंगे। ये हर एक प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन मेल के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मेल में चारों के चारों बच जाते हैं, एक्सेप्ट एक फैमिली जहां पे 4 नहीं बचते हैं, 4 में से खाली 1 बचता है, और वो क्या है बेटा, वो है साइप्रेसी फैमिली। तो प्लीज याद रखना बेटा, इन केस ऑफ साइप्रेसी फैमिली, इन केस ऑफ साइप्रेसी लीनियर टेट्राड आर प्रेजेंट। In case of Cypress family, linear tetrad is present. इनमें linear tetrad पाया जाता है, linear tetrad is present, made of 4 microspores, 4 microspores, out of which only 1 survives, and 3 की क्या हो जाती है बेटा, 3 की डेथ हो जाती है बेटा, क्लियर है ना। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ऐसा फिनोमेना हमको फीमेल के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है, मेल्स के अंदर कॉमनली ऐसा देखने को नहीं मिलता है, एक्सेप्ट साइप्रेसी में जहां पे ऐसी कंडीशन देखने को हमें मिलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर ये फीमेल होता तो फिर हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिकॉज फीमेल में हमेशा 3 की डेथ हो जाती है, बट ये मेल है और फिर भी फीमेल जैसा कैरेक्टर दिखा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लीजिएगा। एरिस्टोलोकिया में सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, साइप्रेसी फैमिली के अंदर हमेशा 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, लेकिन 4 में से सर्वाइविंग जो होगा वो 1 होगा और 3 की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है,
बिकॉज सिमिलर फिनोमेना इज सीन कॉमनली इन फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर और इन फीमेल पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। समझ गए ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा होगा तो आपको याद रखना एरिस्टोटल के इंपॉर्टेंट क्यों था, बिकॉज इट शोज ऑल द 5 अरेंजमेंट्स। साइक्रेसी इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट शोज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमेना व्हिच इज रिलेटेड टू दैट ऑफ फीमेल पार्ट। अब नेक्स्ट याद रखना बेटा 3 प्लांट्स का मैं नाम बता देता हूं। नेक्स्ट याद रखना बेटा 3 प्लांट्स का नाम भी इंपॉर्टेंट है। जेनकस, जेट्रोफा एंड टाइफा, TYPH है। जेनकस, जेट्रोफा एंड टाइफा में क्या होता है बेटा, इनमें कंपाउंड पोलन देखने को मिलता है। जेनकस, जेट्रोफा एंड टाइफा में क्या देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कंपाउंड पोलन देखने को मिलता है। कंपाउंड पोलन देखने को मिलता है, ठीक है ना? इस पार्ट में बात करते थे, आपने याद रख लिया होगा। अब कंपाउंड पोलन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बोला था कि माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के टाइम पे बेटा बाहर से कौन सी कवरिंग पाई जाती है, बाहर से कैलोस की कवरिंग पाई जाती है। फिर मैंने आपको बच्चा बोला था कि ये कैलोस की कवरिंग अर्ली स्टेज में रहेगी, हमेशा रहेगी, लेकिन लेटर स्टेज में ये कवरिंग क्या हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जैसे कवरिंग ब्रेक हो जाएगा तो सारे माइक्रोस्पोर बेटा अलग अलग भाग जाएंगे। क्लियर है ना? लेकिन इन केस ऑफ जेनकस, जेट्रोफा एंड टाइफा यहाँ पे हमेशा टिल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट बेटा हमेशा क्या होगा, चारों के चारों माइक्रोस्पोर एक साथ ही रहेंगे। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर देखने को नहीं मिलता है। ऐसा माइक्रोस्पोर जहाँ पे कैलोस के वॉल को ब्रेक नहीं किया जाएगा, माइक्रोस्पोर एक साथ ही रहेंगे, ऐसे माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्पोर बोलते हैं, या इसको हम कंपाउंड टेट्रेड या कंपाउंड पोलन भी बोला जाता है। समझ गए ना? तो ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कैलोस वॉल लेयर नहीं होगा बच्चा। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट 3 चीजें जो आपने याद रखी, तो इसको मैं भी रब कर रहा हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एरिस्टोटल क्या, साइक्रेसी एंड जेनकस, जेट्रोफा एंड टाइफा। अब हम आते हैं और एक चीज की तरफ जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है। कैलोट्रोपिस एक प्लांट है बेटा, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस एक प्लांट है जिसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ट्रांसलेटर एपरेटस। ट्रांसलेटर एपरेटस। अब ये ट्रांसलेटर एपरेटस क्या है, तो ये हम देख लेते हैं। होता क्या है, इनके साथ कैलोट्रोपिस आपको पता है बेटा कि हमारी बॉडी में एंथर के अंदर 4 लोब्स पाए जाते हैं, 2 लोब्स पाए जाते हैं, 4 स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इनके साथ कैलोट्रोपिस क्या होता है कि इसका एक लोब जो होगा, ये नीचे बना, इसका एक लोब जो होगा ना बेटा, उसका सुपोरेंजिया, जैसे मान लो पहले लोब ऐसा था, इसमें 2 सुपोरेंजिया थे, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, सुपोरेंजिया ब्रेक हो जाता है। सुपोरेंजिया जैसे ब्रेक होगा तो इस साइड के जितने भी माइक्रोस्पोर्स होंगे वो एक लोब में बेटा कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये एक लोब की क्या है, ये एक लोब के माइक्रोस्पोर्स है, तो ये एक लोब के सारे माइक्रोस्पोर्स हो गए ऐसे। ये एक लोब के माइक्रोस्पोर्स ऐसे हो गए, एंड ये दूसरे लोब के माइक्रोस्पोर्स बेटा ऐसे हो गए। ये दूसरा लोब है ऐसे, और ये इसके माइक्रोस्पोर्स है। तो मींस इनमें स्पोरेंजिया या टैपेटम का जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, इनमें सारे स्पोर्स कंप्लीट लोब में पाए जाते हैं, ना कि स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं। ये यहाँ के सारे माइक्रोस्पोर्स इस एरिया में मिलेंगे। कैलोट्रोपिस की मैं बात कर रहा हूँ, ये इधर के माइक्रोस्पोर्स। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, जहां पे सारे माइक्रोस्पोर्स कॉमन लोब में पाए जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम पॉलिनियम नाम देते हैं। इसको हम पॉलिनियम बोलते हैं। यानी पॉलिनियम स्ट्रक्चर जो होता है वो किस में पाया जाता है, वो कैलोट्रोपिस में पाया जाता है। अब होता क्या है, इस पॉलिनियम के ऊपर आपको आर्म मिलेगा ऐसे, यहाँ पे आपको आर्म लाइक स्ट्रक्चर मिलता है इस तरीके से।
इधर से एक आर्म निकलेगा, इधर से दूसरा आर्म निकलेगा, ये दो आर्म्स निकल गई, हम आर्म्स बोलते हैं, ये निकल गई। एंड फाइनली दो आर्म्स आपस में जुड़ जाती है, तो ये आपस में ऐसे जुड़ गई, ये ऐसे कंबाइन हो गया आपस में, इस तरीके से ऐसे कंबाइन हो गई। और इस स्ट्रक्चर को हम कॉर्डिकल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डिकल बोलते हैं, CAUDICL। तो ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो कैलोट्रॉपिस के अंदर बनेगा, जिसमें पॉलिनियम होगा, आर्म होगा एंड कॉर्डिकल होगा, ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांसलेटर एपरेटस बोलते हैं। जब एक इंसेक्ट बेटा इस फ्लावर के अंदर फीड करने के लिए, नेक्टर के ऊपर फीड करने के लिए आएगा ना, वो इस पूरे एपरेटस को क्या करता है बेटा, अपने साथ ले जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेटर एपरेटस भी बोला जाता है। तो ट्रांसलेटर एपरेटस किसमें पाया जाता है, कैलोट्रॉपिस में पाया जाता है। ट्रांसलेटर एपरेटस क्या चीज है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनियम, आर्म एंड कॉर्डिकल, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। क्लियर है ना। चलिए और एक चीज पढ़ लेते हैं, ये तो हो गया ट्रांसलेटर एपरेटस, ये आपको समझ आ गया बच्चों। इसको मैं रख कर देता हूँ, नोट्स बनाने के लिए थोड़ा पॉज किया करो और फिर नोट्स बना लिया करो, मेरे नोट्स इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट आपको याद रखना है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा, कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है, एक पैरासिटिक प्लांट है, और इसके अंदर हमको क्या देखने को मिला, पॉलीस्पोरी देखने को मिलता है। कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है जिसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, पॉलीस्पोरी देखने को मिलता है। पॉलीस्पोरी का मतलब ये हुआ, इसके अंदर टेट्राहेड्रल में खाली 4 माइक्रोस्पोर्स नहीं होते हैं, बल्कि 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर्स होते हैं। तो कस्क्यूटा के अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल में 4 माइक्रोस्पोर्स नहीं होंगे, मोर देन 4 माइक्रोस्पोर्स होंगे। ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं पॉलीस्पोरी नाम देते हैं। समझ गए ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे बच्चा, ये क्लियर हो गया। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्लियर कर दिए, जैसे मैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमने माइक्रोस्पोर देखा, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल देखा, कंपाउंड पोलन देखा, पोलन पॉलिनियम ट्रांसलेटर देखा, पॉलीस्पोरी देखा। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे दही सेल्स एंड रोल ऑफ एंडोथीशियम इन दही सेल्स। दही सेल्स का मतलब क्या होता है एंड एंडोथीशियम कैसे दही सेल्स में मदद करता है, कैसे दही सेल्स में हेल्प करता है। ठीक है ना। चलिए देख लीजिए ध्यान से, पुरानी डायग्राम हम वापस बना रहे हैं बेटा। ये हमारा पुराना डायग्राम है, दिस इज टैपेटम, ये टैपेटम बना लिया हमने ऐसे, ये टैपेटम हो गया, ये यहां पे बेटा कनेक्टिव हो गया, ये एपिडर्मिस का ब्लैक लाइन एपिडर्मिस रिप्रेजेंट कर रही है, एंड ये हमारा एंडोथीशियम है। ये हमने एंडोथीशियम बना लिया। और इसके अलावा आपको पता है बेटा बीच में क्या होता है, बीच में मिडल लेयर होता है, तो डॉट्स हैं मिडल लेयर को रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो ये मिडल लेयर है। हम पढ़ रहे हैं दही सेल्स, दही सेल्स ऑफ एंथर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब दही सेल्स ऑफ एंथर कैसे होता है बेटा, वो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। देखो एंथर को क्यों बनाया गया था, एंथर को इसलिए बनाया गया था ताकि ये हमको माइक्रोस्पोर बना के दे दे और पोलन ग्रेन बना के दे दे। ठीक है ना। जब माइक्रोस्पोर बन गया तो माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बना, जिस स्पोरेंजिया को बाहर से कवर कौन कर रहा था, टैपेटम कवर कर रहा था। जैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो माइक्रोस्पोर बाद में बेटा कन्वर्ट हो जाता है पोलन ग्रेन के अंदर। अब पोलन ग्रेन कैसे बनेगा वो थोड़ी देर में इसके बाद जस्ट अभी चेक करेंगे।
तो जैसे माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो गया पोलन ग्रेन के अंदर, तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन कंप्लीट हो गया या फॉर्मेशन ऑफ गेमेटिक सेल कंप्लीट हो गया। तो अगर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, अब हमको क्या करना है बच्चा, अब हमको इस पोलन ग्रेन को एंथर से बाहर निकालना है। बिकॉज जब तक ये एंथर से बाहर नहीं आएगा तब तक ये पॉलिनेशन नहीं करेगा। बिकॉज हमने इसको बनाया किसके लिए बेटा, फर्टिलाइजेशन के लिए बनाया है, पॉलिनेशन के लिए बनाया है। अब अगर ये अंदर ही बैठ गया, इनसाइड एंथर ही बैठ गया, इनसाइड टैपेटम ही बैठ गया, तो इसका तो कभी पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन हमको क्या करना है, हमको इस पोलन ग्रेन को टैपेटम से या एंथर से क्या करना है, बाहर निकालना है। होता क्या है, जैसे ही प्लांट को सिग्नल मिलता है, जैसे प्लांट की बॉडी को या फ्लावर को सिग्नल मिलता है थ्रू सर्टेन केमिकल्स कि एंथर का माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, या मैं बोल सकता हूं कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। मतलब प्लांट को सिग्नल मिला कि पोलन ग्रेन हमने कंप्लीटली बना लिया है, पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया है, पोलन ग्रेन बाहर आने के लिए तैयार है, तो मतलब पोलन ग्रेन रेडी है। तो जैसे ही ये सिग्नल प्लांट के अंदर स्प्रेड होता है, प्लांट के अंदर फैल जाता है, तो प्लांट क्या करता है, वो सबसे पहला काम ये करेगा कि वो फ्लैमेंट से ऊपर जो वो न्यूट्रिशन भेज रहा था, फ्लैमेंट से ऊपर जो वाटर भेज रहा था, उस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को भेजना बंद कर देगा। बिकॉज प्लांट को सिग्नल मिल गया कि कंप्लीट जो काम था वो तो पूरा हो गया। अब अगर पूरा काम हो गया तो अब हमको मटेरियल भेजने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही इसको सिग्नल मिलेगा तो फ्लैमेंट क्या करेगा, वो ऊपर वाटर सप्लाई डिक्रीज कर देगा एंड न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट क्या कर देगा, रोक देगा या स्टॉप कर देगा। क्लियर है ना। जैसे ही न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, जैसे ही न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाता है या वाटर का ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मिडिल लेयर जो है, सॉरी सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो टैपेटम की वॉल लेयर है, हम यहाँ पे रेड कलर में पोलन ग्रेन बना देते हैं। ये पोलन ग्रेन थे बेटा यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन ऐसे थे इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। तो होगा क्या, जैसे ही सिग्नल आएगा कि पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए, पोलन ग्रेन्स पूरी तरीके से बन गए हैं, तो क्या होगा, सबसे पहला लेयर जो ब्रेक होगा, सबसे पहला लेयर जो डिस्ट्रॉय होगा, वो क्या होगा, वो टैपेटम होगा। तो सबसे पहले टैपेटम डिस्ट्रॉय हो गया। अब बोलोगे सर टैपेटम सबसे पहले डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा था, बिकॉज टैपेटम का मेन काम क्या था बच्चा, टैपेटम का मेन काम था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है किसको, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। अब अगर माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया है तो इसको किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, इसको किसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, किसी को नहीं। बिकॉज जिस काम के लिए इसने इसको बनाया था वो काम तो इसने पूरा कर लिया। हमने इसको बनाया था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वो सारा काम तो हो ही गया बेटा। अब इसका कोई काम बचा ही नहीं है। तो सबसे पहले हम किसको डिस्ट्रॉय करेंगे, सबसे पहले हम टैपेटम को डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे ही टैपेटम डिस्ट्रॉय होगा, सेकंड लेयर को डिस्ट्रॉय होगी, आफ्टर टैपेटम वो होगी मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर की सारी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएगा मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर भी फिनिश हो गया। जैसे ही मिडिल लेयर फिनिश होगा एंड टैपेटम फिनिश होगा, पोलन ग्रेन जो है बेटा वो पूरे इस स्ट्रक्चर पे फैल जाएंगे। दे विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर बेटा। ये पूरे स्ट्रक्चर पे पोलन ग्रेन्स फैल गए, समझ गए ना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपको बेटा अभी ये मैच्योर एंथर है, दिस इज मैच्योर एंथर, तो अगर आप बेटा मैच्योर एंथर को देख पा रहे हैं तो मेरे को बताइए क्या मैच्योर एंथर बाइलोबड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है कि नहीं है बेटा। क्या एक मैच्योर एंथर बाइलोबड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है, नहीं होता बेटा। क्लियरली आप देख सकते, बाइलोबड तो अभी भी है ये, लेकिन अब टेट्रास्पोरेंजिएट नहीं है बेटा। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब अब इसमें 4 स्पोरेंजिया देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब इसमें ओनली क्या मिल रहे हैं, 2 लोब्स मिल रहे हैं, लेकिन 4 स्पोरेंजिया नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको एंथर पढ़ाया था, मैंने वहां पे बोला था आपको कि एंथर जो इमेच्योर एंथर होता है, इमेच्योर एंथर बाइलोबड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, लेकिन मैच्योर एंथर बेटा टेट्रास्पोरेंजिएट नहीं होता है, वो ओनली बाइलोबड होता है। तो ऐसे मैच्योर बाइलोबड एंथर को इधर में लिख देता हूं बेटा, ऐसे मैच्योर बाइलोबड एंथर को हम नाम देते हैं डाइथेकस। इसको हम डाइथेकस एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम डाइथेकस एंथर बोलते हैं। तो डाइथेकस एंथर कैसा एंथर होता है, डाइथेकस एंथर एक ऐसा एंथर होता है जो मैच्योर होगा, बाइलोबड होगा, लेकिन उसमें टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती। ये कब होगा, जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम कोशिश कर रहे हैं बेटा पोलन ग्रेन को एंथर से बाहर निकालने की। क्लियर है ना। तो पानी का सप्लाई रुक गया, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई रुक गया। जैसे पानी और न्यूट्रिएंट्स रुक गए तो सबसे पहले टैपेटम हट गया। टैपेटम के बाद बेटा हटा सेकंड लेयर, जो क्या था, जो हमारा मिडिल लेयर था।
जैसे ही अब ये दोनों लेयर्स खत्म हो जाती है, ठीक है ना, अब क्या होगा, अगर आपको याद हो मैंने आपको बोला था एंडोथीशियम की लेयर जो है, एंडोथीशियम की लेयर ऐसी सेल्स की बनी है जिन सेल्स की वॉल में अल्फा सेलुलोज पाया जाता है। और मैंने आपको बच्चा बोला था कि ये सेल में अगर वाटर एंटर है, अगर वाटर प्रेजेंट है तो ये ऐसे फ्लैट रहेगी, लेकिन अगर वाटर कम हो गया तो ये सेल क्या करती है, ये सेल ऐसे बेंड करती है। ये समझ गए, ये सेल ऐसी थी, ये स्ट्रेट सेल थी, अभी इसमें बहुत ज्यादा पानी था, अब पानी तो नीचे से आना बंद हो गया, जैसे पानी नीचे से आना बंद होगा तो ये सेल क्या करेगी बेटा, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसके वॉल्स बेटा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसके, एंडोथीशियम लेयर के, ठीक है ना। तो मतलब ये जो आप लेयर यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ब्लू में मैंने जो सेल्स बनाई है, तो अगर मैं एक सेल को यहाँ पे बना दूं इधर, तो ये सेल कुछ ऐसा सेल होता है, ऐसे ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये सेल कुछ ऐसा होता है, ऐसी सेल है, इस तरीके की सेल है। अगर इसमें वाटर है तो ये एकदम स्ट्रेट होगी बेटा, ऐसे होगी, लेकिन अगर वाटर कम हो गया ना तो सेम सेल क्या करती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वाटर इसका टर्गल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, टर्गल प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है ना। आप इमेजिन कर लीजिए यहां पे इधर हम देख लेते, तो यहां पे देख लेते, इधर ऐसे बना लेते, तो हमारा कैपिटल जो है एंड हमारा मिडल लेयर जो है, मिडल लेयर, ठीक है, क्रॉस करते हम, ये भी डिस्ट्रॉय हो गया ऑलरेडी एंड ये भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये दोनों लेयर डिस्ट्रॉय हो गई। क्लियर है। अब क्या बचा फिर हमारे पास, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बचा ऐसे, हमारे पास ये स्ट्रक्चर बचा, यहाँ पे हमारे पास अब कुछ है नहीं, कनेक्टिव अभी भी प्रेजेंट है ऐसे, एंड बाहर हमारे पास है एंडोथीशियम की सेल्स इस तरीके से, ये एंडोथीशियम की सेल्स है। और सेंटर में क्या है, सेंटर में बहुत सारे पोलिंग ग्रेन्स है जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे पानी कम होगा, जैसे फिलामेंट पानी भेजना स्टॉप कर देगा तो ऊपर पानी का लेवल ऐसा ऐसा कम होने लगेगा। इस पानी के कम होने की वजह से जो एंडोथीशियम की सेल्स है, हर एक सेल क्या करेगा, अपनी अपनी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था एंडोथीशियम के अंदर एक जगह ऐसी होती है जहां पे एंडोथीशियम एब्सेंट होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सब स्टोमियम बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए होगा क्या बच्चा, जब ये सेल्स के अंदर पानी कम होने लगेगा तो हर एक सेल अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये ऊपर वाला वॉल होगा ना, ये ऐसे ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये नीचे वाला वॉल बेटा ऐसे नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी बेटा ऐसे नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इनके अपोजिट कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से सारी लेयर्स अपोजिट में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, किस पे दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा इस लेयर पे बेटा जहां पे एंडोथीशियम क्या था, जहां पे एंडोथीशियम एब्सेंट था। तो ये लेयर जहां पे एंडोथीशियम एब्सेंट था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्टोमियम बोलते हैं, आपने पढ़ाया हुआ बेटा, इसको हम स्टोमियम बोलते हैं। तो मतलब ऊपर वाली लेयर ऊपर के साइड में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, नीचे वाली लेयर नीचे के साइड में कॉन्ट्रैक्ट, क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज इनका वाटर कम हो रहा है। क्लियर है ना, टर्गल प्रेशर कम हो रहा है। तो जैसे ऊपर वाली ने ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे वाली ने नीचे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बिकॉज ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्शंस दबाव पड़ेगा बेटा किसके ऊपर, स्टोमियम के ऊपर। जैसे ही स्टोमियम के ऊपर दबाव पड़ेगा तो होगा क्या, होगा बेटा कुछ ऐसा,
ये सेल्स बेटा ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई ये सेल्स, तो इनको हम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में दिखा देते हैं बिकॉज इनके पास पानी खत्म हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में, इधर भी ये सेल्स अभी भी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में है। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आने की वजह से क्या हुआ, स्ट्रोमियम जो था बेटा उसके ऊपर दबाव पड़ा, दोनों साइड से स्ट्रोमियम के ऊपर दबाव पड़ा। जैसे ही स्ट्रोमियम के ऊपर दबाव पड़ा तो स्ट्रोमियम क्या हो गया, स्ट्रोमियम ब्रेक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा स्ट्रोमियम टूट गया, स्ट्रोमियम टूट गया। जैसे ही स्ट्रोमियम टूटेगा अंदर से क्या निकलेंगे, अंदर से निकलेंगे ये सारी सेल्स, ये बाहर आने लगेंगे बेटा ऐसे। तो पोलन ग्रेन्स बेटा एंथर से बाहर आ रहे हैं, तो दिस रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर बाय ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रोमियम, दिस रिलीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम दही सेंस बोलते हैं या दही सेंस ऑफ एंथर बोलते हैं। तो दही सेंस ऑफ एंथर का मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन को एंथर से बाहर निकालना। पोलन ग्रेन को एंथर से बाहर निकालने के लिए बेटा हम क्या प्रोसीजर यूज करते हैं वो मैं आपको पूरा डायग्रामेटिकली समझा दिया और ऐसे भी थ्योरेटिकली बता दिया। एंड इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, दही सेंस किसका होता है, डाइथेकस एंथर का दही सेंस होता है। क्यों होता है, बिकॉज मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई, अब वाटर सप्लाई कम होगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होगा, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से दही सेंस ऑफ एंथर होता है। तो ये हमारा बेटा ये वाला पार्ट खत्म हो गया, रोल ऑफ एंडोथेशियम। तो एंडोथेशियम का रोल क्या है दही सेंस में, बिकॉज एंडोथेशियम ही वो पार्ट है बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब एंडोथेशियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी जाके स्ट्रोमियम ब्रेक होगा, अगर एंडोथेशियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा स्ट्रोमियम ब्रेक नहीं होगा। एंडोथेशियम क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिकॉज उसके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेलुलोज होता है जो अल्फा ग्लूकोज बनाता है, और वो अल्फा ग्लूकोज वाला जो सेलुलोज होता है उसके पास प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब उसमें पानी डाल दो तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, पानी निकाल दो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमारा पार्ट जो होता है ये इधर खत्म हो जाता है। एंड आई होप बेटा ये पार्ट जो है ये आपको अच्छे से समझ आया। अब हम आज के टॉपिक के लास्ट लेक्चर की तरफ आते हैं, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पोलन मॉर्फोलॉजी। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, वो है पोलन मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। कुछ ऐसे हम पढ़ लेते हैं इसको। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आइसोबाइलेटरल टेट्राहेड है, ऐसे समझने के लिए तो हेडिंग में हटा देता हूं। तो हमको पढ़ना है पोलन मॉर्फोलॉजी। पोलन मॉर्फोलॉजी मतलब पोलन ग्रेन कैसा होता है, पोलन मॉर्फोलॉजी। तो ये हमारे पास ऐसे टेट्राहेड है बच्चा, ये हमारे पास आइसोबाइलेटरल टेट्राहेड है, और ये बाहर से इसके कैलोस की लेयर ऐसे, ये ऑलरेडी बन गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे पोलन ग्रेन को बनाना है। अब पोलन ग्रेन को बनाने के लिए होता क्या है, सबसे पहले कैलोस वॉल लेयर जो है ये ब्रेक होगा बेटा, कैलोस वॉल लेयर ब्रेक होगा। और कैलोस वॉल लेयर को ब्रेक करने के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है टैपेटम की वजह से एक एंजाइम बनता है, जिस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, कैलेस बोलते हैं। आपने पढ़ाया है टैपेटम के अंदर कैलोस को तोड़ने के लिए टैपेटम एक एंजाइम रिलीज करेगा जिसको हम कैलेस एंजाइम बोलते हैं। वो टैपेटम को क्या करेगा, वो कैलोस की वॉल लेयर को क्या करेगा, तोड़ देगा। जैसे ही कैलोस की वॉल लेयर टूटेगी तो क्या होगा, ये टेट्राहेड जो है बेटा ये सेपरेट हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। ये 4 माइक्रोस्यूबुल अलग अलग हो गए, तो सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्यूबुल हो गया, सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्यूबुल हो गया। तो याद रखिए सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्यूबुल कौन कराता है, कैलेस एंजाइम कराता है बाय ब्रेकडाउन ऑफ कैलोस। अब इन 4 माइक्रोस्यूबुल में से हम एक माइक्रोस्यूबुल ले लेते हैं, मॉडल में ये वाला माइक्रोस्यूबुल ले लेता हूं, सिंगल में से ले लेते हैं। तो हमने इस माइक्रोस्यूबुल को चूज कर लिया आगे स्टडी के लिए। हमने इस माइक्रोस्यूबुल को चूज कर लिया आगे स्टडी के लिए, ठीक है ना। तो ये माइक्रोस्यूबुल है बच्चा, तो ये ब्लैक लाइन मान लीजिए ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये ग्रीन रेड में यूज करता हूं वरना आप कंफ्यूज करोगे इसको कैलोस से। ये रेड जो बेटा ये इसका सेल वॉल ले लेता है, तो ये इसका सेल वॉल है ऐसे बेटा। तो ब्लैक में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रेड में बाहर सेल वॉल। तो ये हमारा एक सिंगल क्या है, ये सिंगल माइक्रोस्पोर है बेटा, क्लियर है। अब इस सिंगल माइक्रोस्पोर का क्या होगा, ये कांटेक्ट में आएगा विद स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स जिनको हम बोलते हैं यूबिश बॉडीज, जिनको हम यूबिश बॉडीज बोलते हैं।
जिनको टैपेटम बनाता है आपने पढ़ाया हुआ है। तो ये यूबिश बॉडीज क्या करेंगी, ये स्पेशल केमिकल को रिलीज करेंगी, जिस स्पेशल केमिकल को नाम देते हैं स्पोरोपोलिन। और इस स्पोरोपोलिन को हम कहां पे डिपॉजिट कराएंगे, इसको हम ऑन माइक्रोस्पोर डिपॉजिट कराएंगे। जैसे ही स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन ऑन माइक्रोस्पोर होता है तो इस माइक्रोस्पोर का शेप जो होगा बेटा वो चेंज हो जाएगा। ये कुछ मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, तो इसका शेप सर्कुलर हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है इसका। और ये बाहर से सेल वॉल है ऐसे, इस तरीके से। एंड अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर डिपोजिशन होगा दो इंपॉर्टेंट लेयर्स का, मतलब स्पोरोपोलिन के सेल वॉल के बाहर बेटा दो इंपॉर्टेंट लेयर्स का डिपोजिशन होगा, जिसमें से अंदर वाली लेयर जो है, जो मैं ब्लू में बना रहा हूं ऐसे ऐसे, इस अंदर वाली लेयर को हम नाम देते हैं इंटाइन। तो ये है इंटाइन, ठीक है ना। और इंटाइन के बाहर और एक थिक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, ये थिक लेयर डिपॉजिट होती है और ये डिसकंटिन्यूअस होती है, बीच बीच में गैप होगा इसमें, ऐसे आप देख सकते हैं। और ये जो लेयर है इसको हम एक्साइल बोलते हैं। इसको हम एक्साइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा माइक्रोस्पोर जिसके ऊपर अब क्या डिपॉजिट हुआ है, इंटाइन डिपॉजिट हुआ है एंड एक्साइल डिपॉजिट हुआ है, ऐसे माइक्रोस्पोर को अब हम क्या नाम देते हैं, अब इसको माइक्रोस्पोर नहीं बोलेंगे, अब इसको हम पोलन ग्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे। यानी पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन एक ऐसा माइक्रोस्पोर है जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग डिपॉजिट की गई है। जिन प्रोटेक्टिव कवर्स को हम क्या बोलते हैं, जिन प्रोटेक्टिव कवर्स को हम इंटाइन बोलते हैं एंड एक्साइन बोलते हैं। बच्चा समझ गए ना, क्लियर हो गया। ये है बेटा आपकी पोलर मॉर्फोलॉजी। अब इंपॉर्टेंट याद रखना है, मैं इधर आपको बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अब यहाँ पे बात आपको क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब इधर इधर फोकस करना है। पोलर मॉर्फोलॉजी में आपने देखा बेटा, पोलर मॉर्फोलॉजी के अंदर बेटा दो लेयर्स पाई जाती है। एक काम करता हूँ, इधर बड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, इधर देख लेते हैं। ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोस्पोर, ये हो गया सेल वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर, ये हो गया सेल वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर। सेल वॉल के बाद हो गया बेटा ये इंटाइन। याद रखना इंटाइन जो होता है ना बेटा, वो सुपरपोलिन का नहीं बनता है, खाली एक्साइन सुपरपोलिन का होता है। ये हो गया इंटाइन, ब्लू कलर में मैंने इंटाइन बना। याद रखना इंटाइन सुपरपोलिन का नहीं बनता है, खाली एक्साइन सुपरपोलिन होता है। इंटाइन कंटिन्यूअस लेयर है, आप देख सकते हैं बेटा। और इंटाइन के बाहर फिर डिसकंटिन्यूअस लेयर पाई जाती है, और इसमें बीच में गैप्स होती है बेटा। इन गैप्स को हम माइक्रो पाइल बोलते हैं, पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ बेटा आपको ऐसे गैप्स दिखाई देखने को मिलेगी इस तरीके से। तो ये थोड़ा थिक लेयर होता है ऐसे। तो इस थिक लेयर को बेटा जो डिसकंटिन्यूअस है, जिसमें गैप्स पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम एक्साइन बोलते हैं। तो अंदर है इंटाइन, अंदर वाले को इंटाइन बोलते हैं एंड बाहर वाले को एक्साइन बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा एक्साइन। याद रखना एक्साइन किसका बनता है, एक्साइन हार्डेस्ट मटेरियल का बनता है, बायोस्फीयर के हार्डेस्ट मटेरियल का बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सुपोरोपोलिन बोलते हैं। तो ये एक्साइन हो गया ऐसे। ये एक्साइन हो गया, ठीक है ना। तो नाम लिख देता हूं बच्चे इधर। तो ये ब्लू जो बना हुआ बेटा, ब्लू कलर में, दिस इज इंटाइन, दिस इज इंटाइन। मैं रब कर रहा हूं, ये आप समझ गए बेटा कैसे बनता है। इसको रब कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया इंटाइन। मॉर्फोलॉजी पे आते बेटा, इंटाइन हो गया ये। एंड ये ग्रीन में जो बनाया बेटा, ये एक्साइन हो गया, ये एक्साइन, ठीक है ना।
अब प्लांट्स में बेटा एंटाइन एंड एक्साइन जो होता है बेटा, इनको एक साथ मिलके, ठीक है, दोनों को बेटा एक साथ मिला के हम स्पोरोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम स्पोरोडर्म बोलते हैं। समझ गए ना? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा स्पोरोडर्म क्या है, यहाँ पे अगर ऐसे लिख दें स्पोरोडर्म जो होता है बेटा, स्पोरोडर्म क्या है? इट इज, ऐसे लिख देते हैं, इट इज एक्साइन एंड एंटाइन। यहाँ पे लिखते हैं इट इज एंटाइन एंड एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। इट इज एंटाइन एंड एक्साइन ऑफ पोलन, ठीक है ना? अब एक्साइन जो होता है बेटा, एक्साइन के दो सब डिविजन होते हैं, मतलब एक्साइन लेयर जो बेटा, इसकी फर्दर दो सब डिविजन होंगी। जो आपको यहाँ पे एक्साइन दिखाई दे रहा है बेटा, इसके फर्दर दो लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना? अब इसका वो लेयर बेटा जो बाहर के साइड में होता है, ठीक है, उसको हम एक्ट एक्साइन बोलते हैं, उसको हम एक्ट एक्साइन बोलते हैं, या इसको हम बेटा सेक्साइन भी बोलते हैं, SEXIN, इसको सेक्साइन भी बोलते हैं। एंड दूसरा लेयर जो होता है उसको हम एंड एक्साइन बोलते हैं, एंड एक्साइन, एंड एक्साइन बोलते हैं, और एंड एक्साइन को बेटा नेक्साइन भी बोलते हैं, NEXIN, ठीक है ना? मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला था पोलन ग्रेन कैसे बनता है, आप माइक्रोस्कोप के ऊपर बेटा डिपोजिशन करा दीजिए एंटाइन एंड एक्साइन का। अब स्ट्रक्चर को पोलन ग्रेन बोलते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर एक्साइन होता है, एंटाइन होता है। एंटाइन अंदर के साइड में होता है, एक्साइन बाहर के साइड में होता है। एंटाइन स्पोरोपोलन का नहीं बना है, एक्साइन स्पोरोपोलन का बना है। दोनों को मिलकर हम क्या बोलते हैं? दोनों को मिलकर स्पोरोडर्म बोलते हैं। एंटाइन तो सिंगल लेयर है बेटा, एंटाइन में कोई फर्दर लेयर नहीं मिलेगी, लेकिन एक्साइन की जो होता है बेटा, एक्साइन की फर्दर दो लेयर्स पाई जाती है बेटा, ठीक है ना? एक लेयर को बेटा एक्ट एक्साइन बोलते हैं जो बाहर की साइड में होगा, एक को हम एंड एक्साइन बोलते हैं जो अंदर के साइड में होगा। समझ गए ना? अब इसके अलावा याद रखना बेटा कि एक्ट एक्साइन जो होता है बेटा, इसकी फर्दर तीन सब लेयर्स होती है। इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एक को हम बोलते हैं टेक्टम, TACTUM। सेकेंड होता है बेटा बैकुलेट, टेक्टम, बैकुलेट। एंड थर्ड होता है फुट लेयर, थर्ड होता है बेटा फुट लेयर, ठीक है ना? तो याद रखना बेटा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्टम, बैकुलेट एंड फुट लेयर टर्म्स आर रिलेटेड टू, तो याद रखना बेटा दे आर रिलेटेड टू एक्साइन। और एक्साइन में किस पार्ट से रिलेटेड है बेटा? ये दे आर रिलेटेड टू एक्ट एक्साइन बेटा। प्लीज याद रख लेना, टेक्टम, बैकुलेट एंड फुट लेयर आर रिलेटेड टू विच पार्ट? तो दे आर रिलेटेड टू द एक्साइन। एक्साइन में किस वाले पार्ट से बेटा? एक्ट एक्साइन से रिलेटेड होगी। तो मतलब अगर आप शॉर्ट में देखेंगे बेटा, एक्साइन थिक क्यों है? एक्साइन थिक इसलिए है बिकॉज वो पहले तो दो लेयर्स का बना है, बाहर वाले एक्साइन का, अंदर वाले एक्साइन का। बाहर वाले को एक्ट बोलते हैं, अंदर वाले को एंड बोलते हैं। बाहर वाला जो एक्ट एक्साइन है उसकी फर्दर तीन सब लेयर्स है बेटा। कौन सा? टेक्टम, बैकुलेट एंड फुट लेयर। इसीलिए बेटा एक्साइन क्या होता है? ये थिकर होता है बेटा देन द अदर लेयर्स। क्लियर है ना? ये भी याद रखना बेटा। टेक्टम जो होता है बेटा ये आउटर होता है, मतलब ये सबसे बाहर होगा आउटर, ये मिडल है बेटा, और ये इनर है बेटा। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए बताइए इन केस ऑफ पोलन ग्रेन सबसे मोस्ट आउटर पार्ट कौन सा होता है? इन केस ऑफ पोलन ग्रेन सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो सबसे आउटर मोस्ट कौन सी होगी बेटा? सबसे आउटर मोस्ट टेक्टम होगी बेटा, ठीक है ना? बताइए पोलन के अंदर वो कौन सी लेयर है जो एंड एक्साइन से जुड़ती है? तो वो कौन सी होगी बेटा? वो फुट लेयर होगी बेटा। क्लियर है ना? तो ये हो गया पोलन मॉर्फोलॉजी आपका कंप्लीट, ठीक है ना? और इसी के साथ बेटा हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो प्लीज याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपने पोलन मॉर्फोलॉजी पूरी पढ़ ली। पोलन मॉर्फोलॉजी में बेटा एक्साइन क्या है, इंटाइन क्या है, एक्साइन किसका बना है, इंटाइन किसका बना है, एक्साइन में एक्ट एक्साइन, एंड एक्साइन का मतलब क्या है, सेक्साइन क्या होता है, नेक्साइन क्या होता है, एंड टेक्टम, बैकुलेट एंड फुट लेयर क्या होता है। क्लियर है ना? अब लास्ट और एक चीज भी बता देता हूँ। मैंने आपको बोला था यहाँ पे आपको पोर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना? इन पोर्स को बेटा लिख देते हैं। यहाँ पे जो पोर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसको थोड़ा ब्लैक कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आपको पोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन पोर्स को बेटा बोलते हैं, इधर लिख देते हैं, इनको हम जर्म पोर्स बोलते हैं, जर्म पोर्स बोलते हैं, और जर्म फरो बोलते हैं।
जो यहाँ पे आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, एग्जाम के अंदर गैप्स दिखाई दे रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, जरूर पोर बोलते हैं और जरूर फरो बोलते हैं। अब जरूर पोर कब बोलेंगे बेटा, इसको जब सर्कुलर होगा। अगर ये पोर सर्कुलर है तो जरूर पोर बोलते हैं। अगर ये बेटा लीनियर है या स्ट्रेट है बेटा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जरूर फरो बोलते हैं बेटा। क्लियर है? तो रब कर देता हूं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, तो ये आप याद रखना, इधर लिख देता हूं उसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर जरूर पोर है बेटा, जरूर पोर याद रखना, जरूर पोर के बारे में। जरूर पोर क्यों बोलते हैं इसको बेटा, बिकॉज ये जो ओपनिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है बेटा, अगर ये ओपनिंग कैसे बेटा, सर्कुलर है, अगर ये ओपनिंग सर्कुलर है तो ऐसी सर्कुलर ओपनिंग जो पोलर ग्रेन में पाई जाती है। अब यहाँ पे सर्कुलर क्यों रखी, ये ओपनिंग क्यों रखी गई, बिकॉज इसी ओपनिंग से बाद में कौन बाहर आएगा, बिकॉज सुपोरोपोलिन को तो कोई तोड़ नहीं सकता बेटा, कितना भी आप केमिकल यूज कर लो, कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, सुपोरोपोलिन कभी नहीं टूटेगा। लेकिन हमको पोलन ग्रेन अंदर, हमको पोलन ट्यूब अंदर से बाहर निकालना है ना, तो पोलन ट्यूब को अंदर से बाहर लाने के लिए बेटा हमने एक छोटी छोटी जगह रख दी, जिसकी वजह से बाहर कौन आता है बेटा, पोलन ट्यूब बाहर आता है। इन जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको जरूर पोर बोलते हैं और जरूर फरो बोलते हैं, जरूर फरो बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको जरूर पोर कब बोलेंगे बेटा, जब कैसा होगा, जब सर्कुलर होगा, और जरूर फरो कब बोलेंगे, जब लीनियर और इलांगेटेड होगा बेटा, इलांगेटेड होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, ये जो जरूर पोर होता है बेटा, जो नेचर में सर्कुलर होता है, ये आपको अपने डायकॉट्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो डायकॉट्स के पोलन ग्रेन में बेटा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर डायकॉट्स के पोलन ग्रेन में आपको क्या देखने को मिलता है, शायद आपको बेटा सर्कुलर जरूर पोर देखने को मिलता है बेटा, ठीक है ना। और नॉर्मली डायकॉट्स के अंदर 3 पाए जाते हैं, 3 इन नंबर, और ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइकोप्लेट, ट्राइकोप्लेट जरूर, ट्राइकोप्लेट जरूर याद रखना। ट्राइकोप्लेट जरूर कंडीशन किन में पाई जाती है, ये डायकॉट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट्स में बेटा जरूर फरो पाया जाता है, और ये एक ही पाया जाता है बेटा 1 इन नंबर, तो 1 इन नंबर, और ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम नाम देते हैं मोनोकोप्लेट, यह मोनोकोप्लेट, ठीक है ना। तो ये है बेटा आपका कंप्लीट पोलन मॉर्फोलॉजी, एंड आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा कि पोलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोर में क्या डिफरेंस है, माइक्रोस्पोर कैसे कन्वर्ट हो जाता है पोलन ग्रेन के अंदर, एंड पोलन मॉर्फोलॉजी में एक्साइन का मतलब क्या है, इंटाइन का मतलब क्या है, एक्साइन कैसे बनता है, इंटाइन कैसे बनता है, एक्साइन में सेक्साइन एंड नेक्साइन का मतलब क्या है, एक्ट एक्साइन एंड एंड एक्साइन का मतलब क्या है, एंड फाइनली एक्ट एक्साइन के अंदर टेक्टम वैक्यूलेटेड फुट लेयर का क्या मतलब होता है, एंड इसके अलावा जरूर पोर एंड जरूर फरो में क्या डिफरेंस है, मोनोकॉट्स के अंदर क्या पाया जाता है, डायकॉट्स के अंदर क्या पाया जाता है, ट्राइकोप्लेट का मतलब क्या है, एंड मोनोकोप्लेट का मतलब क्या है। क्लियर है? तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, एंड इसके अलावा हम पढ़ेंगे, अगर टाइम मिला तो फिर हम फीमेल्स का पार्ट भी इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। ठीक है बच्चा, तो तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, एंड इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज एंड थैंक यू।